आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा यूपी के पीलीभीत में एक रेस्क्यू ऑपरेशन की भी है। तालाब में गिरी हुई कार और कार के अंदर मौजूद उसके ड्राइवर को बचाने की जद्दोजहद और तालाब के किनारे खड़ी भीड़। ये तस्वीरें यूपी के पीलीभीत में टनकपुर हाईवे के गौहनिया तालाब की हैं, जिसमें कार को डूबते देख हड़कंप मच गया। ये देखकर एक राहगीर और एक नाविक तालाब में घुसकर डूबती कार के पास जब पहुंचे, वहां उन्होंने कार के अंदर फंसे ड्राइवर को देखा तो दोनों फौरन एक्शन में आ गए और उन्होंने मिलकर कार के अंदर से खींचकर कार चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। कार बेकाबू होकर तालाब में जा गिरी थी, जिसके चलते उसे चला रहे शिवम की जान मुश्किल में फंस गई थी। इस पूरे मामले में नाव पर सवार होकर मछली पकड़ रहे नाविक और उस राहगीर की खूब तारीफ हो रही है, जिन्होंने पीलीभीत के ही रहने वाले शिवम का डूबती कार से रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। आप अगर किसी की फिक्र करते हैं, मददगार बनते हैं, तो इंसान हो या बेजुबान, वो आपका मुरीद हो जाता है। यूपी के वाराणसी में बलराम और चीकू की दोस्ती का आधार भी कुछ ऐसा ही है। बलराम एक दुकानदार है और चीकू एक नेवला, लेकिन इन दोनों के बीच का दोस्ताना इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। इन दोनों की इस दोस्ती के पीछे 7 साल पहले का एक वाकया है। दरअसल बेजुबानों के प्रति बलराम के लगाव को देखते हुए एक व्यक्ति करीब 7 साल पहले इन्हें लावारिस हाल में मिला नेवले का एक बच्चा दे गया था, जिसे बलराम ने पालना पोसना शुरू कर दिया और अच्छे से इसका ख्याल रखने लगे। तभी से ये बलराम का ही होकर रह गया, जिसे बलराम प्यार से चीकू कहकर बुलाने लगे। मणिकर्णिका घाट पर दुकान लगाने वाले बलराम चीकू को बेहद समझदार बताते हैं। उनके मुताबिक ये घर से लेकर दुकान तक की हिफाजत रखने में मददगार है। अनजान शख्स को भी पहचान लेता है। महाराष्ट्र से गंगा घाट घूमने आने वाले लोग तो चीकू का पैर तक छूते हैं, क्योंकि वो नेवले को कुबेर की सवारी मानते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में ये वो परंपरा निभाई जा रही है जिसे कोई आस्था से जोड़कर देखता है तो कोई अंधविश्वास बताता है। यहाँ बेर के नुकीले कांटों के झाड़ पर लेटकर लोग अपनी भक्ति भाव दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्हें किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता। दरअसल ये रज्जड़ समाज की परंपरा है। बैतूल के सेहरा गांव में अघन मास के दौरान हर साल ये अनुष्ठान आयोजित होता है। पहले पूजा होती है, लोग झूमते हुए नजर आते हैं और बेर की झाड़ लाकर एक जगह जमा किया जाता है और फिर उस पर इस तरह से लौटते हैं। हालांकि कई बार कांटों के चुभने से उनके शरीर में घाव भी हो जाते हैं, लेकिन खुद को पांडवों का वंशज मानने वाला रज्जड़ समाज इसे बहन की प्रतीकात्मक विदाई की रस्म बताता है। मान्यता के मुताबिक एक समय पांडव भटकते हुए पानी तलाश रहे थे। उन्हें रास्ते में नाहल समुदाय का एक व्यक्ति मिला। उसने पानी का स्रोत बताने के बदले ये शर्त रखी कि पांडवों को अपनी बहन की शादी उसके समुदाय के व्यक्ति से करानी होगी, जिसे उन्होंने मान लिया। विदाई के बाद पांडवों से कहा गया कि वे अपनी बहन को याद रखने के लिए कांटों की गादी पर लेटकर परीक्षा दें। इसे भी पांडवों ने स्वीकार कर लिया और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवक ने अपनी शादी को लेकर ऐसी मिसाल पेश की जिसकी खूब चर्चा हो रही है। नकवा गांव के रहने वाले दूल्हे अवधेश राणा के सामने दुल्हन पक्ष की ओर से 31 लाख रुपए की भारी भरकम रकम पेश की गई, जिसे उन्होंने हाथ जोड़कर वापस कर दिया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। 22 नवंबर को व्यापारी परिवार से आने वाले अवधेश राणा की अदिति राणा के साथ शादी संपन्न हुई। इस शादी समारोह में लड़की पक्ष के लोग को गोरा तिलक के दौरान दहेज रूप में 31 लाख रुपए लेकर पहुंचे थे, जिसे दूल्हे ने छुआ तक नहीं और हाथ जोड़कर लौटा दिया। यूपी के ही सहारनपुर के दीनदारपुर गांव के रहने वाले कैग के ऑडिट ऑफिसर रजनीश नागर ने भी अपनी शादी में इसी तरह की मिसाल पेश की। उन्होंने शादी में दहेज के नाम पर सिर्फ 1 रुपए और नारियल लिए। उनकी इस दहेज रहित शादी की मिसाल पेश करने की भी खूब चर्चा हो रही है। तिरंगा थामे और लहराते हुए बच्चे और ढोल की थाप पर जोश में झूमते युवा। ये तस्वीरें राष्ट्रीय एकता पद यात्रा की हैं, जिसमें हर किसी का एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। गुजरात में चल रही इस यात्रा के तीसरे दिन का आगाज आणंद जिले के आंकलाव से हुआ, जो दोपहर में वडोदरा जिले में प्रवेश कर गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती को लेकर चल रही इस यात्रा में शामिल आम से लेकर खास तक हर कोई पूरे जोश में नजर आ रहा है। देश के कोने कोने से आए युवा और सामाजिक लोग भी इस यात्रा में शामिल होकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दे रहे हैं। वडोदरा के बाद ये पदयात्रा केवड़िया की ओर आगे बढ़ेगी, जहां 6 दिसंबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इसका समापन होगा। और अब बात करते हैं दुनिया की सबसे ऊंची राम मूर्ति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, जिसे भगवान राम की एशिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बताई जा रही है, जिसका निर्माण गोकर्ण पुर्तगाली जीवोत्तम मठ ने कराया है, जिसके 550 साल पूरे होने के मौके पर वहां विशेष कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले अयोध्या में 25 नवंबर के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराया था। दशरथ नंदन
रामनगरी अयोध्या के बाद अब देश के पश्चिमी भाग गोवा में जय श्री राम की गूंज हो रही है। दक्षिण गोवा स्थित ऐतिहासिक श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 77 फीट विशाल प्रतिमा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। यहाँ भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची भव्य कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है। 3 दिन पहले ही मुझे अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज आरोहण का सौभाग्य मिला है और आज यहां प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति के अनावरण का सुअवसर मिला है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह के दौरान मठ परिसर में स्थित मंदिर के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। ये मठ भारत के सबसे पुराने मठवासी संस्थानों में से एक है, जो अपने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान के लिए जाना जाता है और सारस्वत समुदाय में एक प्रमुख स्थान रखता है। कमाल की बात यह है कि इस मूर्ति का स्वरूप अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान रामलला की मूर्ति से काफी मेल खाता है, जिससे लोगों को गोवा में ही अयोध्या के रामलला की झलक मिल सकेगी। भगवान राम की यह मूर्ति दिव्यता और सौम्यता का अनूठा संगम है। हाथ में धनुष बाण लिए भगवान राम के चेहरे पर सौम्यता और दिव्यता का भाव है। श्री राम की यह प्रतिमा दक्षिणी गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण पार्तगली जीवोत्तम मठ में स्थापित की गई है। यहाँ पर मठ की 550 वर्ष पुरानी परंपरा के उपलक्ष्य में दिव्य उत्सव हो रहा है। इसी सिलसिले में यहाँ श्री राम की शानदार प्रतिमा लगाई गई है। श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ पहला गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वैष्णव मठ है। ये द्वैत संप्रदाय का अनुसरण करता है, जिसकी स्थापना जगतगुरु माधवाचार्य ने 13वीं शताब्दी में की थी। युग बदला, दौर बदला, देश और समाज में कई परिवर्तन हुए, लेकिन बदलते युगों और चुनौतियों के बीच भी इस मठ ने अपनी दिशा नहीं खोई। ये मठ लोगों को दिशा देने वाला केंद्र बनकर उभरा। श्री संस्थान गोकर्ण पार्तगली जीवोत्तम मठ का मुख्यालय दक्षिण गोवा के छोटे से कस्बे में कुशावती नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर श्री राम की यह अनूठी और अप्रतिम प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवान राम की यह प्रतिमा नोएडा के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार के मार्गदर्शन में बनाई गई है। ये राम सुतार वही है जिन्होंने गुजरात में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था। हाथ में धनुष बाण लिए भगवान राम की ये प्रतिमा बनाई गई है। भगवान राम की इस प्रतिमा में दिव्यता, सौम्यता देखी और महसूस की जा सकती है। बताया जा रहा है कि ये दुनिया में प्रभु श्री राम की अब तक निर्मित सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 77 फीट है। प्रभु श्री राम की इस प्रतिमा का निर्माण कांसे से किया गया है। इसकी ऊंचाई जो है ये 65 फुट की मूर्ति है, नीचे 12 फुट का पेडेस्टल है और एक कांसे में बनाई है हमने, जिसमें जिसको LTV2 भी कहते हैं। 85% कॉपर होता है, 5% टिन होता है, 5% जिंक होता है, 5% लेड होता है। उस धातु से बनाई है। यहाँ स्वामी जी हैं जिनका यहाँ मठ है, तो उन्होंने हमारे बारे में सुना कि हम लोग मूर्तियाँ बनाते हैं और उसके हिसाब से उन्होंने हमें अप्रोच किया। यहाँ के आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने अप्रोच किया कि ऐसी मूर्ति बनानी है। तो हमने जो बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, हैदराबाद में है, स्टैच्यू यूनिटी है, ये सब उन्होंने देखी थी। तो हमें इनवाइट किया कि आप हमारे लिए मूर्ति बनाइए। तो हमने अलग अलग मॉडल बनाए उनके लिए और फिर बाद में उन्होंने सिलेक्ट किया एक मॉडल, जिसके हिसाब से फिर ये फाइनली मूर्ति तय हुई और इसको बड़ा किया गया। भगवान राम की प्रतिमा आधुनिक भारतीय शिल्प कौशल का बेमिसाल उदाहरण है। मठ की ओर से श्री राम की जैसी छवि का निर्माण करने का अनुरोध किया गया था। मूर्तिकारों ने उसी के अनुरूप इसे तैयार करके पेश करने का प्रयास किया। दो अलग अलग टाइप के मॉडल बनाए हमने, फिर उसमें से एक सिलेक्ट हुआ, फिर उनके हिसाब से क्या क्या ऑर्नामेंट्स होने चाहिए, कुछ डिटेल्स और उन्होंने बताई, एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, वो सब बताने के बाद फिर हमने उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करके वो अप्रूव किया। अप्रूव होने के बाद फिर हमने बड़ा शुरू किया। इसके अंदर जो कपड़ों का जो पहनावा है, उसके अंदर आप देखेंगे बहुत लचकीलापन है, एकदम नेचुरल जो दिखते हैं वो हैं। और सबसे ज्यादा जो लोगों को पसंद आया वो है आंखें और चेहरा, जिसके अंदर लोग
बहुत तारीफ कर रहे हैं अभी भी कि इतना बढ़िया चेहरा आपने बनाया है, जिसके अंदर मुस्कान है और आंखों में जो डेप्थ दी हुई है वो लोगों को बहुत पसंद आई। इस प्रतिमा को बनाने में 1 साल का समय लगा और मठ के दिशा निर्देशों के आधार पर ही इसकी साज सज्जा भी की गई। तभी इसका इतना मनमोहक स्वरूप उभर कर सामने आया है। भगवान श्री राम की इस प्रतिमा की खास बात ये भी है कि इसके आधार स्तंभ पर श्री राम के अलग अलग नाम भी उकेरे गए हैं। ऑर्नामेंट्स के अंदर जो स्पेसिफिक कुछ ऑर्नामेंट्स जो राम जी को पहनाए जाते हैं वो स्वामी जी ने हमें बताए और फिर वो हमने इसके अंदर डाले। उन्होंने फोटोग्राफ्स दिखाए, जो ऑर्नामेंट्स चाहिए होते हैं जैसे होने चाहिए वो दिखाए, और उन्हें फिर जब हमने 1:1 स्केल में जब हमने स्टैचू बनाए तब भी आके देखे उन्होंने, और अप्रूवल के बाद फिर हमने ढलाई करके पूरी स्टैचू बनाई हमने। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा फहराए जाने के बाद अब गोवा में श्री राम की ये प्रतिमा एक और प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में नजर आ रही है। गोवा में राम प्रतिमा के साथ एक रामायण थीम पार्क और राम संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। गोवा में धार्मिक पर्यटन अब केवल चर्चों तक सीमित नहीं रहेगा। दक्षिण गोवा में स्थित यह ऐतिहासिक मठ, जो लगभग 370 वर्ष पहले स्थापित हुआ था, अब एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। राम प्रतिमा के भव्य अनावरण के बाद अगर आप गोवा में हैं, तो यहाँ के पारंपरिक आकर्षणों को देखना ना भूलें। ये उत्तरी गोवा का सबसे मशहूर और लोकप्रिय बीच है। यहाँ आप पैरासीलिंग और बनाना राइड जैसे रोमांचक पानी के खेलों का मजा ले सकते हैं। इस बीच की एक और खासियत है कि यहाँ आपको डॉल्फिन देखने को मिल सकती है। शांति के पल बिताने के लिए ये प्राचीन चर्च एक बेहतरीन जगह है। अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध इस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है, जो इसे ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। ये सी फूड प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। अपनी लजीज सी फूड डिशेज और अद्भुत सुंदरता के कारण ये गोवा के दर्शनीय स्थलों में शामिल है। ये जगह अक्सर बहुचर्चित हस्तियों को आकर्षित करती है। भगवान राम की ये नई प्रतिमा गोवा के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को कई गुना बढ़ाएगी और आने वाले समय में लाखों पर्यटकों को आकर्षित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरिद्वार अर्धकुंभ में अमृत स्नान की तिथियों का हुआ ऐलान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पीएम मोदी आज कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ पहुंचे। यहाँ उन्होंने गर्भगृह में बने स्वर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया। उन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की, मंदिर की परिक्रमा की और पवित्र कनकना किंडी के लिए तैयार स्वर्ण कवच मंदिर में चढ़ाया। आपको बता दें कि कनकना किंडी एक पवित्र झरोखा है। मान्यता है कि संत कनकदास ने इसी द्वार से भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन किए थे। उडुपी में श्री कृष्ण मठ की स्थापना लगभग 800 वर्ष पहले द्वैत वेदांत दर्शन के संस्थापक श्री माधवाचार्य ने की थी। श्री कृष्ण मठ के पुजारी ने पीएम मोदी का माला पहनाकर स्वागत किया। पीएम ने यहाँ 1 लाख लोगों के साथ गीता का पाठ भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गीता के श्लोकों का पाठ तो शताब्दियों से हो रहा है, पर जब 1 लाख कंठ एक स्वर में इन श्लोकों का ऐसा उच्चारण करते हैं तो एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को एक नया स्पंदन और नई शक्ति देती है। सरकार अगले 3 साल में चिप कंपनी SCL यानी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी को आधुनिक बनाने के लिए 4,500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। ये ऐलान चंडीगढ़ में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। उन्होंने कहा कि SCL मोहाली को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है ताकि ये सेमीकंडक्टर के लिए ट्रेनिंग, अनुसंधान और विकास और वाणिज्यिक उत्पादन का प्रमुख केंद्र बने। अश्विनी वैष्णव यहाँ SCL में छात्रों द्वारा डिजाइन की गई 28 चिपों के हस्तांतरण समारोह में पहुंचे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया। इस मौके पर उन्होंने राज्य के मोरहाबादी मैदान में एक बड़े समारोह का आयोजन किया। इसमें उन्होंने 8,500 से ज्यादा युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र बांटे। ये सभी युवक युवतियां झारखंड के अलग अलग विभागों में चयनित किए गए हैं। इनमें 11वीं से 13वीं JPSC की परीक्षा पास करने वाले JPSC अधिकारियों की नियुक्ति भी शामिल है। ये सुकून देने वाली तस्वीरें कभी नक्सलियों का गढ़ रही छत्तीसगढ़ के सुकमा की है, जहां कोई आधार कार्ड बनवा रहा है तो कोई आयुष्मान कार्ड तो कोई निवास प्रमाण पत्र। असल में यहाँ जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय लोगों के लिए बहुउद्देशीय सुविधा शिविर का आयोजन किया गया है, जहां एक ही छत के नीचे ग्रामीणों का आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, भूमि पट्टा बन रहा है और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं।
इससे पहले लोग कभी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेते थे, लेकिन अब आसपास गांव के ग्रामीण भी इस शिविर में पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में अगले साल होने वाले अर्धकुंभ मेले को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर आज सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। इसके बाद कुंभ मेले के स्नान की तिथियों का ऐलान भी कर दिया। इस अर्धकुंभ में पहली बार 4 अमृत स्नान होने जा रहे हैं। पहला अमृत स्नान 6 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन, दूसरा अमृत स्नान 8 मार्च को सोमवती अमावस्या पर, तीसरा 14 अप्रैल को मेष संक्रांति या बैसाखी के दिन और चौथा अमृत स्नान 20 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा के दिन होगा। नेवी वीक के मौके पर भारतीय नौसेना के 2 बड़े योद्धा INS खंजर और INS कोरा ईस्टर्न नेवल कमांड कोलकाता पहुंच चुके हैं। इनमें एक मिसाइल युद्ध का स्वदेशी मास्टर है तो दूसरा तटीय सुरक्षा का भरोसेमंद प्रहरी। दोनों मिलकर भारत की समुद्री सीमाओं को मजबूत ढाल की तरह संरक्षित करते हैं। भारतीय नौसेना की ओर से आम लोगों के लिए इसे यहाँ लाया गया है ताकि लोग इन्हें करीब से देख सकें और इसकी क्षमताओं को जान सकें और समंदर में भारत की ताकत का एहसास कर सकें। और अब बात छोटी उम्र में पर्यावरण के सिपाही और दुनिया के सबसे कम हाइट वाले डॉक्टर। पंजाब के मोगा के रहने वाले पर्व बंसल की उम्र 9 साल है और उन्होंने 4 साल की उम्र से ही पर्यावरण के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए लोगों को पौधे बांटना शुरू कर दिया। पर्व बंसल ने अब तक 50,000 से अधिक पौधे लोगों में बांटकर एक अनोखी पहल की। वहीं गुजरात के भावनगर के रहने वाले डॉक्टर गणेश बारैया दुनिया के सबसे कम हाइट वाले डॉक्टर बन गए। एक उम्र में छोटा लेकिन काम इतना बड़ा कि हर तारीफ छोटी मालूम पड़ती है, और दूसरा कद में छोटा लेकिन कामयाबी इतनी बड़ी कि सुनने वाला चौंक जाए। पर्यावरण का नन्हा सिपाही पर्व बंसल पंजाब के मोगा शहर का रहने वाला है। इस बच्चे ने अब तक 50,000 से अधिक पौधे लोगों को बांटकर पर्यावरण को बचाने की अनोखी पहल की है। वहीं गुजरात के भावनगर के रहने वाले गणेश बारैया ने विश्व के सबसे कम हाइट वाले डॉक्टर होने का गौरव प्राप्त कर भारत का नाम रोशन किया है। मिलिए पर्यावरण के इस नन्हे सिपाही से। उम्र छोटी है पर कामयाबी कद से बहुत बड़ी। पंजाब के मोगा के रहने वाली पर्व बंसल की उम्र अभी महज 9 साल है, लेकिन पर्व ने इस छोटी उम्र में प्रकृति से लगाव विकसित कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक करना शुरू कर दिया है। पहले पर्व का संदेश सुनिए। आओ धरती माँ को शीश झुकाएं, आओ धरती माँ को हरी भरी बनाएं, आओ पर्यावरण को बचाएं, प्रदूषण को खत्म कर वातावरण को साफ बनाएं, आओ पर्यावरण को बचाएं, बारिश की एक बूंदों को बचाएं, उससे घर की बगिया को महकाएं, आओ पर्यावरण को बचाएं, प्लास्टिक को मार भगाएं, उससे धरती माँ को साफ बनाएं, आओ पर्यावरण को बचाएं, घर के कचरे से खाद बनाएं, उससे घर की बगिया को महकाएं, आओ पर्यावरण को बचाएं। धन्यवाद। अगर आप एक भी पौधा नहीं लगाते तो आपको सांस लेने का कोई अधिकार नहीं। पर्व का घर पेड़ पौधों से गुलजार है और कमरे में ट्रॉफी, मोमेंटो और अवार्ड की भरमार है, जो इस बात का सबूत है कि पर्व ने इस छोटी सी उम्र में ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कितना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। जैसे मेरे मम्मी पापा भी करते थे। 2020 में हमें एहसास हुआ कि हमें ऑक्सीजन की कमी है कोरोना में और लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो हमें उससे प्रेरणा मिली कि हमें भी अपने घर पे पौधे लगाने चाहिए, और तब हमारे घर पे ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। पर्व के घर में सैकड़ों किस्म के पौधे मौजूद हैं, यानी एक पूरा बगीचा ही घर में समा गया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है पर्वजान बगिया। पर्व के घर में जो भी मेहमान आता है उसे ये एक पौधा देकर विदा करते हैं। पर्व ने अब तक 50,000 से अधिक पौधे लोगों में मुफ्त बांटकर एक अनोखी पहल की है। मेरे मम्मी पापा भी पहले से पौधे लगाते थे, मुझे उनसे प्रेरणा मिली। तो अब कितने पौधे हैं घर पे? मेरे घर में 1000 से ऊपर पौधे हैं। फिर ये पौधे करते क्या हो आपने? जैसे ये पौधे हम लोगों के जन्मदिन, लोगों के शुभ कार्य पर देते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, प्लास्टिक की वरतों ना करें, वरना आगे आने वाले समय में हमें अपने पीछे ऑक्सीजन का बैग लेकर उठाकर चलना पड़ेगा। पर्यावरण से पर्व का लगाव
4 साल की उम्र से ही शुरू हो गया था जब कोरोना ने देश भर में दस्तक दी थी। कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए पर्व के घर वालों ने पौधारोपण के साथ साथ मुफ्त में पौधा वितरण का काम शुरू किया, जिसकी कमान बाद में पर्व ने संभाल ली। हमें प्रकृति से शुरू से ही प्यार है, शुरू से ही हमारा प्रकृति से लगाव रहा है, इन्वायरमेंट से लगाव रहा है। हमारा पूरा घर जो है 2020 में पूरा प्लांट से भरा हुआ था। तो जब कोरोना काल में लोग बीमार पड़े थे, ऑक्सीजन की कमी आ रही थी, तो हमारा घर पूरा ऑक्सीजन से भरपूर था। तो हमें लगा कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, तो हमने उसी वक्त फैसला किया कि हम लोगों को अवेयर करेंगे। हम धीरे धीरे लोगों को अवेयर करते गए और हमारा जो बच्चा है परब आंचल, वो आगे एम्बेसडर बन के आगे आया। तो उसने ये कार्य अपने कहते हैं कि अपने सिर पे ले लिया। अब वो जाता है अपने नन्हे नन्हे हाथों से लोगों के सभी शुभ कार्यों में देता है, लोग लेकर खुश होते हैं। साथ ही वो अपने छोटे छोटे शब्दों से लोगों को इन्वायरमेंट के प्रति प्रेरित करता है। मोगा ही नहीं, पूरे पंजाब में पर्व बंसल को सबसे कम उम्र के पर्यावरण का नन्हा सिपाही के नाम से जाना जाता है। शहर में किसी का जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह, कोई नया अधिकारी पदभार संभाले या कोई सेलिब्रिटी आए, हर बड़े कार्यक्रम में लोगों को पौधे देकर इस मिशन से जोड़ने की कोशिश होती है ताकि हर व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्व को निभाए। मशहूर कहावत है कि अगर मन है तो मालवा जा सकते हो। इस बौने कद के नौजवान ने अपने पक्के इरादे और मेहनत से ये सच साबित कर दिया है। अगर हौसला और इच्छा शक्ति मजबूत हो तो शारीरिक कद या कोई दूसरी बाधा किसी इंसान को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। ये साबित कर दिखाया है गुजरात के भावनगर के 21 साल के गणेश बारैया ने। कद महज 3 फीट, वजन सिर्फ 20 किलो और दिव्यांगता से प्रभावित, फिर भी गणेश आज डॉक्टर बन चुके हैं। कभी पड़ोस के बच्चे तो कभी स्कूल के साथी उनकी शारीरिक कमजोरी का मजाक बनाते थे, लेकिन किसान माता पिता के संतान गणेश ये सब सह गए और जब मेडिकल में प्रवेश के लिए परीक्षा दी तो मेडिकल काउंसिल ने उनको दिव्यांगता के आधार पर प्रवेश देने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़कर MBBS में दाखिला लिया और अच्छे अंक से पास भी हो गए। अब डॉक्टर गणेश बारैया को भावनगर सर टी हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर नियुक्ति दी गई है और वहाँ वो मरीजों की देखभाल में जुटे हैं और गर्व महसूस करते हैं। लेकिन और भी बड़े गर्व की बात यह है कि जिस मेडिकल काउंसिल ने उनका एडमिशन रुकवाया था, आज उसी ने उन्हें नौकरी दी। ये डॉक्टर गणेश बारैया की डबल जीत है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। मोगा से तन्मय सामंत और भावनगर से नितिन गोहेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। शुक्रवार को सेंसेक्स 14 अंक गिरकर 85,707 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 13 अंक फिसला, ये गिरकर 26,203 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में उछाल आई। शुक्रवार को सोना 700 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,30,160 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 3,000 रुपए पर चढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,71,200 रुपए पर पहुंच गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 7 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 89 रुपए 43 पैसे हो गई। भारत की जीडीपी ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान जीडीपी 8.2% की मजबूत दर से बढ़ी है, जो विशेषज्ञों के अनुमान से कहीं बेहतर है। ये 18 महीनों में सबसे ज्यादा है। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी एक ऐसी कंपनी की जो कि अपने कर्मचारियों को बड़ी ट्रीट देने जा रही है। जी हां, ये खबर इसलिए खास है क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अक्सर लोग ऑफिस में काम के बोझ और बॉस के रवैये की शिकायत करते रहते हैं। कोई छुट्टी नहीं मिलने से परेशान रहता है तो कोई काम के बोझ से दबाव महसूस करता है। लेकिन ऐसे माहौल में चेन्नई के मशहूर रियल एस्टेट डेवलपर कासा ग्रैंड ने अपने 1000 कर्मचारियों को बड़ा इनाम देने का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से 1000 कर्मचारियों को पूरी तरह से फ्री में 1 हफ्ते की लंदन ट्रिप पर भेजने का ऐलान किया गया है। दरअसल कासा ग्रैंड कंपनी हर साल अपने कर्मचारियों की मेहनत का जश्न मनाती है, जिसे प्रॉफिट शेयर बोनांजा कहा जाता है। कंपनी का मानना है कि उनकी सफलता कर्मचारियों की मेहनत से है, इसलिए जश्न भी उन्हीं के साथ मनाना चाहिए। कंपनी की प्रॉफिट शेयर बोनांजा स्कीम के तहत अब तक 6000 से ज्यादा कर्मचारियों को सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई और स्पेन जैसी जगहों की ट्रिप कराई जा चुकी है।
इस बार कंपनी का प्लान भारत और दुबई ऑफिस के 1000 कर्मचारियों को अलग अलग बैच में लंदन ले जाने का है। लंदन में कर्मचारियों के रहने और खाने पीने का इंतजाम एकदम शाही होगा और उन्हें कई जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा। इन जगहों में विंडसर कैसल, कैम्पटन मार्केट, बिग बेन, बकिंगम पैलेस, लंदन ब्रिज और मैडम तुसाद म्यूजियम शामिल है। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल लंदन होटल में एक ग्रैंड डिनर पार्टी और ट्रिप के आखिरी दिन टेम्स रिवर में क्रूज का मजा भी मिलेगा। कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण ने कहा कि उनकी टीम ही कंपनी की आत्मा है। कासा ग्रैंड कंपनी की शुरुआत साल 2003 में हुई थी और करीब 22 वर्षों में कंपनी ने 160 से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। कई लोग कंपनी की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं पर कुछ लोग नाराज भी हैं कि कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स में देरी कर रही है और ग्राहकों के पैसे फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर अधिकतर लोग कह रहे हैं कि ऐसे बॉस उनकी किस्मत में भी हो तो मजा आ जाए। कंपनी की इस पहल को लेकर हमने वर्किंग क्लास से बात की और उनकी राय जानी। ये कंपनी के टारगेट्स होते हैं, वो टारगेट हम अचीव करते हैं तो उस अकॉर्डिंग अप्रिसिएशन ज़रूर मिलना चाहिए। तो अभी जैसे रिसेंटली वो चेन्नई की जो कंपनी है उसने काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन दिया है। तो हर कॉर्पोरेट के अंदर, हर कंपनी के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। इससे क्या मोटिवेशन मिलता है एक्स्ट्रा वर्क करने। कहीं पे भी बाहर में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, आउट ऑफ इंडिया, लंदन और थाईलैंड, कहीं पे भी। बेनिफिट्स में ये होना चाहिए कि कैश रिवॉर्ड्स होने चाहिए, हमें अलग अलग जगह ट्रिप पे ले जाया जाए, या फिर मोटिवेशन के लिए हमें मतलब जैसे हर मंथ में गिफ्ट्स दिए जाते हैं तो वो गिफ्ट्स हमें मतलब दिए जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो जैसे हमारे हर मंथ टारगेट्स आते हैं तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे हम लोग टारगेट्स अचीव कर रहे हैं, ओवर अचीव कर रहे हैं तो हमारे को रिवॉर्ड के साथ में रिकॉग्निशन भी मिलना चाहिए। रिकॉग्निशन एज अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी भी हो सकता है या फिर ट्रिप्स भी हो सकते हैं। ट्रिप्स मोस्टली आजकल स्टैंडर्ड हो गया है कि आपको थाईलैंड या फिर सिंगापुर इस साइड भेज देते हैं। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी जगह हमारे को फैमिली ट्रिप मिल जाए, चाहे वो इंडिया में ही मिले। तो उसमें ये होता है कि हम लोग फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाते हैं। मोटिवेशन तो मैम देखो, पैसों से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। तो अगर मॉनेटरी में कोई मोटिवेशन मिलता है तो हम लोग उसके पीछे मोस्टली ज़्यादा रन करते हैं। अब घर बैठे अपडेट कर सकेंगे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। अब आप घर बैठे ही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकेंगे। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नई डिजिटल सर्विस का ऐलान किया है। इसके जरिए यूजर्स आधार ऐप पर OTP वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन से अपने मोबाइल नंबर में बदलाव कर सकेंगे। प्रोसेस काफी सिंपल रखा गया है। बस आधार ऐप पर यूजर्स को अपना आधार नंबर और नया मोबाइल नंबर डालना होगा। OTP वेरिफिकेशन होगा जो पुराने या नए नंबर पर भेजा जाएगा। इसके बाद स्मार्टफोन कैमरे से फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा। एप्पल ने भारत में अपना 5वां रिटेल स्टोर खोलने का ऐलान कर दिया है। इसे 11 दिसंबर को नोएडा के DLF मॉल ऑफ इंडिया में खोला जाएगा। ये दिल्ली NCR का दूसरा और यूपी में कंपनी का पहला ऑफिशियल स्टोर होगा। इससे पहले अप्रैल 2023 में दिल्ली में एप्पल स्टोर खुला था। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज हम ऐसी दो बहनों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो कड़ी मेहनत के दम पर अपनी काबिलियत साबित कर रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर ये दोनों बहनें क्रिकेट के मैदान में धमाल मचाते हुए आगे बढ़ रही हैं। एक लड़की गेंदबाजी कर रही है तो दूसरी बल्लेबाजी, फिर बल्लेबाजी करने वाली लड़की गेंदबाजी करती है और गेंदबाजी करने वाली बल्लेबाजी। ये दोनों ही लड़कियां मैदान पर इसी तरह पसीना बहाती हैं। अभ्यास के दौरान मैदान पर अपने खेल के स्तर में सुधार करती नजर आती हैं। ये दोनों जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की रहने वाली हैं और खास बात यह है कि दोनों युवा खिलाड़ी सगी बहनें हैं। देश की महिलाओं ने ये सिद्ध किया है कि वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो या फिर खेल कूद का मैदान। इसी साल देश की महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा। इसी क्रिकेट टीम से प्रेरणा लेते हुए उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के अजर गांव की दो बहनों ने क्रिकेट में ही नाम बना लिया है। मदीहा और सानिया बांदीपोरा जिले की अजर गांव की रहने वाली हैं और उन्होंने
जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम जो कि महिलाओं का क्रिकेट टीम में है, उसमें बड़ा नाम बनाया है। पिछले 4 साल से दोनों बहनों ने कम संसाधनों और मुश्किल हालातों के बावजूद कड़ी मेहनत की है। उनकी कड़ी मेहनत का फल हाल ही में मिला जब मदीहा फयाज की कप्तानी में बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट टीम ने पुंछ में हुए यूटी लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता, जिसमें इनकी बहन सानिया फयाज की भी अहम भूमिका रही। वो पल न सिर्फ इन दोनों बहनों और इनके परिवार के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए गौरवपूर्ण रहा। माय फादर वाज अ राइट आर्म फास्ट बॉलर पहले से ही, एंड उन्होंने शायद स्टेट लेवल तक खेल रखा है। तो जैसे वो राइट आर्म फास्ट बॉलर थे, तब से उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है कि आप जाके क्रिकेट खेलिए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। जी मैं हूँ मिडिल ऑर्डर बैटर एंड मैं पेसर हूँ, मीडियम पेसर। अपने सीनियर्स प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, बहुत ही ज़्यादा। और रिसेंट आप लोगों को पता ही है, हमारे वुमेन्स वर्ल्ड कप हरमनप्रीत कौर जी वर्ल्ड कप घर लाई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व कप जीत ने दोनों बहनों के हौसले को और बढ़ाया है। इन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा है, इनमें अपने खेल को लेकर जुनून और आत्मविश्वास नजर आता है। मदीहा के शानदार लीडरशिप, रणनीतिक सोच और अनुशासनात्मक अप्रोच ने इन्हें खूब तारीफ दिलाई है। इनकी बहन सानिया फयाज, जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, मैदान पर अपनी कंसिस्टेंसी और टैलेंट से खेल में अहम भूमिका निभाती है। 4 साल से क्रिकेट खेल रही हूँ। मैंने हिमाचल के साथ सीरीज खेली है और मैंने यूटी लेवल भी खेला है और मैंने बाकी सारे छोटे छोटे टूर्नामेंट्स भी खेले। जी मैं मैच में पहला स्पेल डालती हूँ। मैं मीडियम फास्ट हूँ और मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। मम्मी पापा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। ये दोनों बहनें जिस पक्के इरादे के साथ क्रिकेट में अपने हुनर को निखारते हुए आगे बढ़ रही हैं, इनके परिवार, कोच से लेकर इलाके के लोगों को पूरा भरोसा है कि ये जोड़ी एक दिन इंटरनेशनल लेवल पर देश का प्रतिनिधित्व जरूर करेगी। खुद मदीहा का भी ऐसा ही सपना है। तो मेरा एक लाइफ का ये भी एक ड्रीम है, व्हेन आई विल प्ले इंडिया एंड मेनली आई विल ओपन अ एकेडमी इन बांदीपुरा, जिससे कि बाकी बच्चियां भी खेले जैसे हम खेल रहे हैं। जैसे हमारे घर वाले हमें सपोर्ट करते हैं, वैसे ही उनको उनके घर वाले सपोर्ट करें, हमें देख के, हमसे इंस्पायर होके। और मैं चाहती हूँ बांदीपुरा की लड़कियां ज्यादा से ज्यादा खेले और ज्यादा से ज्यादा वो चीज आगे बढ़े। और माय वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम इज रिप्रेजेंट इंडिया एंड बिकम इंडियन वुमेन्स टीम की मैं कैप्टन बन। मदीहा और इनकी बहन खुद क्रिकेट में आगे तो बढ़ ही रही है, साथ ही इन्होंने बेटियों को लेकर उनके परिवार के लिए खास संदेश भी दिया है। आपको गर्ल्स को ज्यादा से ज्यादा इनकरेज करना चाहिए। अगर स्मृति मंदाना के पापा ने भी उसको कह दिया होता कि बेटा आप मत खेलिए, आप घर पे रहिए, आप पढ़ाई कीजिए, क्या हमें वैसे ओपन ऑर्डर की बैटर मिलती इंडिया के लिए? क्या हमारी हरमनप्रीत कौर जी मिलती, वन ऑफ द ग्रेट, आई थिंक ग्रेटेस्ट कैप्टन्स ऑफ इंडियन वुमेन टीम, आई थिंक इतना अच्छा लीड करती हैं, क्या हमें वो मिलती? बांदीपुरा के अजहर जैसे छोटे से गांव की मदीहा और सानिया जिस तरह क्रिकेट में आगे बढ़ रही हैं, वो इनके मजबूत इरादे को दिखाता है। मदीहा और सानिया का सफर देश की युवा लड़कियों को प्रेरित करने वाला है। बांदीपुरा से आशा बानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं ब्लैक फ्राइडे सेल की। इस खास सेल का नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में भारी डिस्काउंट, शॉपिंग मॉल में भीड़ और ऑनलाइन शॉपिंग की तस्वीरें घूमने लगती है। ये सेल केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी हिट है। फेस्टिव ऑफर्स और डील्स तो साल भर चलते रहते हैं, लेकिन ब्लैक फ्राइडे सेल की बात करें तो कुछ और ही है। ब्लैक फ्राइडे सेल का नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में भारी डिस्काउंट, शॉपिंग मॉल में भीड़ और ऑनलाइन शॉपिंग की तस्वीरें घूमने लगती हैं। ये सेल केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफी लोकप्रिय है और हर जगह इसका एक जैसा ही क्रेज देखने को मिलता है। आज देश में भी तमाम ब्रांड्स पर जबरदस्त छूट मिल रही है। ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आप डिस्काउंट ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। ब्लैक फ्राइडे सेल की शुरुआत ऑफलाइन रिटेलर्स और स्टोर्स से हुई थी, लेकिन आधुनिक युग में इसका क्रेज अब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा देखा जा रहा है। दुनिया भर के खुदरा विक्रेता इस दिन ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए भारी छूट और धमाकेदार डील्स ऑफर करते हैं। लाखों खरीदार बेहतरीन सौदों के लिए दुकानों पर उमड़ पड़ते हैं या ऑनलाइन खरीदारी करते हैं।
अब शादियों के सीजन में भी खरीदारों के लिए गुड न्यूज है। चाहे अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, नायका या टाटा, ज्यादातर शॉपिंग वेबसाइट्स पर हैवी डिस्काउंट की भरमार है। बाजार हो या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हर जगह आज आपको डिस्काउंट के होर्डिंग नजर आ रहे हैं। गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तमाम सेगमेंट में बम्पर ऑफर की भरमार है। अगर आप लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो M4 मैकबुक एयर पर मिल रहे बम्पर ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। मोबाइल पर तो डिस्काउंट्स की भरमार ही है और अगर शादी की खरीदारी करनी है तो आज से बेहतर दिन हो ही नहीं सकता है। दुनिया भर के करोड़ों लोग जिस ब्लैक फ्राइडे सेल का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सेल के इस दिन के साथ ब्लैक जैसा काला नाम क्यों जुड़ा हुआ है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो बता दें कि ब्लैक फ्राइडे का इतिहास अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ये हर साल नवंबर के चौथे शुक्रवार को होता है, जो थैंक्स गिविंग यानी नवंबर के चौथे गुरुवार के अगले दिन पड़ता है। थैंक्स गिविंग अमेरिका में एक बड़ा फेस्टिवल है जो पारंपरिक रूप से क्रिसमस की खरीदारी के मौसम की अनौपचारिक शुरुआत का प्रतीक माना गया है और इस दिन खुदरा विक्रेता भारी छूट देते हैं। ब्लैक फ्राइडे शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1950 के दशक में फिलाडेल्फिया में पुलिस अधिकारियों ने किया था, जो थैंक्स गिविंग के बाद शहर में उमड़ने वाली भारी भीड़, ट्रैफिक जैम और अराजकता को दर्शाने के लिए एक नकारात्मक अर्थ में किया गया था। 1980 के दशक में खुदरा विक्रेताओं ने इस शब्द को एक सकारात्मक अर्थ दिया, जिसमें बताया गया कि ये वो दिन है जब स्टोर लाल यानी घाटे से काले यानी लाभ में चले जाते हैं, जिससे दुकानदारों को भारी मुनाफा होता है। तो अमेरिका से शुरू हुई ब्लैक फ्राइडे सेल को अब पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है, जिसमें भारत समेत दुनिया भर के देशों में ऑनलाइन और ऑफलाइन लोग डिस्काउंट्स का लाभ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम का कर दिया गया है ऐलान। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए रांची में हलचल तेज है। 3 मैचों की ये सीरीज 30 नवंबर से शुरू होगी। पहला मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा, जिसके लिए दोनों ही टीमें गुरुवार देर शाम को ही रांची पहुंच चुकी हैं। रांची वनडे में सबकी नजरें रोहित शर्मा और विराट कोहली पर रहेगी, जिनका दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है। साथ ही इस मैच में इन दोनों खिलाड़ियों को उतरते ही इनके नाम एक खास उपलब्धि भी जुड़ जाएगी। रोहित और विराट ने अब तक एक साथ 391 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने भी भारत के लिए एक साथ इतने ही इंटरनेशनल मैच खेले हैं। ऐसे में रांची वनडे में उतरने के साथ ही रोहित विराट की जोड़ी भारत के लिए सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाली जोड़ी बन जाएगी। रांची में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच 30 नवंबर को होने वाले वनडे से पहले विराट कोहली समेत टीम इंडिया के कई खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के घर पहुंचे। धोनी के घर गुरुवार हुई डिनर पार्टी के लिए ऋषभ पंत भी पहुंचे। इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ भी उसमें शामिल हुए, जिन्हें घरेलू मैदान पर अच्छे प्रदर्शन के बाद ODI टीम में वापस बुलाया गया है। अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट के लिए आयुष महात्रे को कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि विहान मल्होत्रा उप कप्तान होंगे। बल्ले के साथ लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं। दुबई में होने वाले ACC मेंस अंडर 19 एशिया कप का आगाज 12 दिसंबर को भारत और क्वालिफायर 1 के मैच से होगा। वहीं पाकिस्तान के साथ भारत की भिड़ंत 14 दिसंबर को होगी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 21 दिसंबर को होगा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।